नमस्कार, सत्य लकीर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं राकेश। आज मेरे साथ यूथ लीडर अपनी पार्टी के सन्नी कांत जी। जैसे हमने बड़े आप लोगों ने इनके इंटरव्यू वगैरह देखे हैं, जो फेसबुक पे शेयर रहते हैं, कभी ना कभी किसी को इंटरव्यू देते रहते हैं। तो आज हमारे सत्य लकीर चैनल में हमारे सन्नी कांत जी का तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सन्नी जी, हम देखते रहते हैं अक्सर आप लोगों की वायु उठाते रहते हैं, तो बहुत से ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिसको हमने देखा है और सुना भी है। तो आज बड़े दिनों के बाद आज आपका इंटरव्यू लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आप हमारे साथ हो, तो आपको आज पूरा हमारा देश देख रहे हैं, लाइव बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सन्नी कांत जी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो लोगों का रुझान है आजकल, पहले जैसे थी कि आज से 35 साल 40 साल पहले कांग्रेस रही है, 40 साल कांग्रेस रही है, 35 साल कांग्रेस में किसी भी बंदे को खड़ा करते तो कांग्रेस से सरकार बनती थी। फिर अब पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भाजपा की लहर सभी साइड बन रही है, लेकिन अब जो नया माहौल देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भाजपा को भी छोड़कर, एनसीपीडीपी कांग्रेस को भी छोड़कर सभी लोगों का जो रुझान है वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है। क्या चक्कर है जी पंजाब में उसकी जीत की खुशी पर है या क्या चक्कर है इसका? तो आइए जानते हैं सन्नी कांत जी से। देखिए, क्या होता है कि जब कभी भी किसी जगह कोई भी, अगर कहते हैं ना कि कहीं बाढ़ जब आती है ना, तो उसका सैलाब इतना तेज होता है कि उसके छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, पानी, उसमें कचरा कुचरा सब कुछ बह चले जाता है और वो बहता है, वो सबको साथ ले चलता है। वैसा ही आम आदमी पार्टी का जो है इस टाइम नाम जो है, जीते चाहे वो पंजाब में है, मंत्री बन के वो जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। दूसरी बात बोलना चाहूँगा, पंजाब में जो इन्होंने आश्वासन दिए लोगों को इलेक्शन से पहले, इनके माननीय जो केजरीवाल जी जो कहते थे कि जब भी हम पंजाब में इलेक्शन जीतेंगे तो हमारी जब कलम चलेगी तो वो कलम चलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री पे चलेगी। उसके बाद मुझे बताइए, जो इन्होंने इतने बड़े पोथे इकट्ठे किए थे बिजली बिल के, वो माफ किए जाएंगे। वो बिजली के बिल के पोथे कहाँ हैं, वो हमें जरा बताइए आप। दूसरा, जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की थी, वहां पे तो कल का परसों का लागू कर दिया, वहां पे पैसे यूनिट लेना, वो तो उनका फ्री हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जो वहां पे किसान और गरीब और मजलूम लोगों ने वोट देकर उनको बोला था कि हम में से कोई आप आम आदमी लेके सरकार में, सत्ता में जा, राज्यसभा में लेके जाएंगे, लेकिन 5 मेंबर जो के पार्लियामेंट है वो सारे के सारे अमीर कमीर आदमी हैं। और एक तो इनका राघव चड्ढा, एक हरबचन सिंह, एक अरोड़ा, एक मित्तल जी, एक अपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो ऑनर हैं, ये कोई आम आदमी नहीं, ये बहुत अमीर आदमी है। ये आम आदमी की सरकार आपकी। और जब वहां से जीते तो जम्मू वाले ऐसे पागल हो चुके हैं जैसे इनको सब कुछ फ्री मिल गया। अबे फ्री तो जब मिलता है तो फिर फ्री में हमारा देश नहीं चलता, हमारे देश की इकोनॉमी डाउन होती है। देख सकते हैं श्रीलंका में 19,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से इन्होंने राशि मांगी है उधार, कर्जे में डूब चुके हैं। वो भी फ्री बांटते थे, आज वो रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं उस कंट्री को। वैसा ही आप करना चाहते हो हिंदुस्तान के साथ? फ्री लो, जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। फॉरेन कंट्री में अगर रेवेन्यू देते हैं उनका भी असर होता है, उनको भी रिटर्न जो है लोगों को मिलता है। लेकिन इस तरीके के फ्री 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 क्या कोई लंगर थोड़ा लगा किसी बाबे जी के मंदिर में जाके जो आप फ्री बांटे जाओगे। और लोगों को समझाना चाहता हूं कि किसान जो हमारे पिछले 1 साल से पंजाब की अपनी जमीनों के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ते थे, आज क्यों नहीं आम आदमी पार्टी किसानों की बात करती? क्यों नहीं पंजाब में किसानों की बात आज तक होती? किसान आज राशन के लिए दुकानों पे, आप कभी उनकी मीडिया पे देखिए, राशन के लिए दुकानों पे जाकर उनकी लाइनें लगी हुई हैं, उनको राशन तक नहीं मिल रहा। और उसके बाद बात करते हैं जाके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमें 50,000 करोड़ रुपए दीजिए झोली फैला के। बात आप करते हो कि हम किस तरीके से वहां से पैसा लाएंगे और पंजाब को चलाएंगे, तो प्रधानमंत्री के पास लेने फिर क्या गई आप? फिर अब बोलते हो प्रधानमंत्री भी हमारा, पैसा भी हमारा, तो फिर पंजाब से क्या कमा रहे हो? और आपने वादा किए थे 1,000 रुपया एक जो है हर महीने लड़की को देंगे, जहां हम 18 साल की एज के जो भी लेडीज रहेंगे उसको देंगे। जनाब, जब आप वो देंगे उस दिन आपसे बात करेंगे जो झूठे वादे हैं आपके। 18,000 करोड़ रुपए जो है, 1800 करोड़ सॉरी, जो महीने का है, वहां पे उनको देना पड़ेगा 1,000 रुपए की उसके बिहा पे। लेकिन मैं कहता हूं पंजाब आगे बेचारा कर्जे में डूबा, और कितना डूबोगे? सिर्फ बातें बोलना आती हैं। आम आदमी पार्टी का जो इनको सैलाब चढ़ा हुआ है, जो इनको भूत चढ़ा हुआ है, वो जल्दी ही उतरेगा, जल्दी ही। और मैं कहता हूं जितना भी जम्मू कश्मीर का सारे के सारे कहते हैं कि आम आदमी में घुस जाओ, आम आदमी घुस, और पहले ये तो सोचो जो केजरीवाल ने वादे किए पहले वो तो पूरे करवाओ। दिल्ली का मॉडल की बात करते हो, वहां पे 500 स्कूल की बात की थी, 850 वाइन शॉपें खोल ली आपने।
20 स्कूल तैयार करके दिखाते हो कि हमने पूरा दिल्ली का स्कूल तैयार कर दिया। यहाँ पे बात करते हो कि हमने हर हॉस्पिटल में 20-20 लाख की इलाज करवाते हैं फ्री। कौन सा इलाज करवाते हो फ्री? हमें बता दो बंदे जिसका 20 लाख का आपने इलाज करवाया। जम्मू कश्मीर में एक बंदे का आपने इलाज नहीं फ्री करवा पाए। 9 साल से सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में इनकी आम आदमी पार्टी की, यहाँ बैठे हुए आम आदमी पार्टी के लोग, वो इलाज फ्री नहीं करवा पाए। उसके बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई है वो तक खजल हो रही है। कहां से इलाज करवाया आपने? ये झूठे वादे देना बंद करो। और हमारी पब्लिक जो है वो बोली बाली जनता है, वो शरीफ है, वो जैसे उनको बोले थे वैसे ही उसके पीछे उमड़े पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी झूठे आश्वासन से पहले पक चुके और मत पको, ऐसी चीजों में मत रहो प्लीज। रिक्वेस्ट करता हूं, अपने नेता देखो, अपने लीडर देखो, जम्मू कश्मीर की पार्टी देखो, जम्मू कश्मीर के लीडर देखो। आज देखो आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना दिया, जाने की आ गया बाहर से यहाँ पे सियासत करने के लिए, यहाँ पे आपको दबोचने के लिए। तो ये कहां की सियासत है? जम्मू कश्मीर के लीडर कहां हैं? वो क्यों उनको नीचे दबोया जा रहा है? मैं कहता हूं आज अगर लोग नहीं समझेंगे कभी नहीं समझ सकते। अच्छा सन्नी जी, ये जो डिलिमिटेशन कमेटी का जो फैसला हुआ था पिछले दिनों में, तो काफ़ी लोगों में आक्रोश था, काफ़ी लोगों में गुस्सा था। जैसे इन्होंने पहले तो बॉर्डर बेल्ट को इन्होंने पहले 20 से काट ही दिया था, तो इन्होंने अब क्या किया कि अब आरएसपुरा को ओपन कर दिया, तो बॉर्डर बेल्ट को इन्होंने रिजर्व कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इतना आक्रोश है, जैसे एक ब्रिजनगर गांव है उसको उन्होंने बांस से काट कर, तो उन्होंने उसको मीरा साहब के साथ, सॉरी अपने बिश्नाह के साथ उसको कर दिया था उन्होंने। तो अभी लोगों में इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था, जगह जगह लोगों ने धरने दिए। आज जो डिलिमिटेशन कमेटी वहां पर आई है, तो आपने क्या उसमें हिस्सा लिया? आप वहां पर पहुंचे? देखिए के जी, मैं आपको एक बात बोलूंगा, डिलिमिटेशन की जब बात करने की बारी आई और जब इन्होंने टीम गठित की, यहाँ पे लोगों को ये बताया गया कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हमें जो एरिया है, जो क्षेत्र है हमारे विधानसभा के, उनको हमें बढ़ाना चाहिए। जब वो बढ़ाने की बात की तो वहां पे कुछ और ही रिजल्ट आया, जाने कि वहां से हमारी कुछ असेंबली सीट्स थी उनको काट के किसी और से मर्ज किया, जो थी उसको खत्म किया, जिसका नाम था उसको भी चेंज किया। मैं कहता हूं इन्होंने बढ़ाने की बजाय जो ऑलरेडी असेंबली सीट्स थी उनको खत्म करने की बात की। फिर इन्होंने एक बार प्रपोजल भेजा, पब्लिक को वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। दूसरी बार भेजा, पब्लिक तब भी अपनी निराश रही। तीसरी बार भेजा, उसमें भी पब्लिक का जो है रोष दिखने को मिला। अब चौथी बार खुद आगे हैं और नोटिस भेजा गया है कि पब्लिक हमारी जो है डिलिमिटेशन टीम के आगे अपने प्रस्ताव रख सकती है। मुझे बताइए, जब इन्होंने पब्लिक नाम बीच में मेंशन किया तो उसमें लीडर कैसे आ सकते हैं? उसमें बड़े बड़े सिफारशी जो हैं वो वहां पे कैसे आ सकते हैं? हम लोगों ने बड़े चाव से अपनी जो डिमांड्स है अपने बॉर्डर एरिया की, आरएसपुरा की, वहां पे लेना चाहिए कि आरएसपुरा के साथ आप किस तरीके से एक दुर्व्यवहार कर रहे हो, किस तरीके से इस असेंबली सीट्स को बनाया जा रहा है। और जो सुचेतगढ़ है वो हमारी पीओजेके की हब है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे वहां पे बसते हैं और उनके जो है आवाज उठाने वाले वही लीडर जो है असेंबलीज में जाके अपनी जो है आवाजें उठाते हैं। मुझे बताइए, उनको भी खत्म करने की बात की, वो रिजर्व कर दी। रिजर्व वहां होती है जहां पे एज पर लॉ 52.3% जो आबादी होती है किसी भी कम्युनिटी की हो, वहां पे उसको रिजर्व किया जाता है। लेकिन वहां पे 80% जनरल कैटेगरी से है। वहां पे सिख, जाट, ब्राह्मण और राजपूत जो है वो मैक्सिमम तादाद में रहते हैं और पीओजेके के सारे रिफ्यूजीज हैं। मुझे बताइए ये किस तरीके का इन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। मैं उसको ओपन करने की डिमांड करता हूं और हमारे बॉर्डर की जो सिचुएशन है उसको हैंडल करवाने की बात करता हूं कि हमारे बॉर्डर के नौजवान, छोटे बच्चे, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और जो हमारे किसान हैं उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग जो है आपके पास प्रस्ताव रखने के लिए आए थे। और जो चीजें हैं आगे हमें जो हमें चाहिए वो भी हम आगे आपके लिए आए थे। और आरएसपुरा की जो आपने असेंबली सीट्स को जो एक बड़ा ही विशाल असेंबली सीट्स में बोलता हूं बना दिया आपने, यानी कि आरएसपुरा से लेकर चौधरी तक आपने जो है इस असेंबली सीट्स को बना दिया है, जिसमें 1,71,000 वोट है। यानी कि 4 तहसील, 3 या 4 तहसीलें जो है उसमें आती हैं, उसमें 1-2 एसडीएम भी आते होंगे। ये मुझे बताइए असेंबली सीट्स है कि एमपी की सीट बना रहे हो? ये किस तरीके की आपने जो अपने डिलिमिटेशन की, या तो आपने किसी के कहने पे की या तो आपने अपनी मर्जी से इसको जो है वो अपना काट दिया। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूं ये असेंबली सीट छूटी करें। दूसरी चीज, जो हमें एरिया क्षेत्र बढ़ाना है उसको बढ़ाया जाए, जो है उसको वैसे का वैसे रहना देना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। यही हम लोगों की डिमांड्स है, क्योंकि लोग और वोटर पजल होते हैं कि हम किस तहसील में जाके, किस एरिया में जाके अपना जो है वोटिंग करेंगे और किस लीडर के आगे अपनी गुहार लगाएंगे। ये चीज जो है काफी मायने रखती है। और मैं कहना चाहता हूं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज हमारे मजलूम और ये जो मासूम लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता कि इलेक्शन में हमने क्या करना है, सिर्फ हमारा वोट जो है वो जाएगा
लीडर के आगे, ना कि उसको पता है कि हमने किस जगह पे एरिया में जाना है, किस एरिया में वोट देना है, हमारी उसके बाद सुनवाई कैसे होगी, नहीं होगी, कौन सा लीडर करेगा, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन उन लोगों के साथ आप विश्वासघात ना करें, जैसे वो हैं वैसे रहने दे। सीट बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ाइए, लेकिन ऐसी चीज मत करिए। देखिए आज भी इन्होंने कश्मीर की 47 सीट्स है, हमारी 43 है, आज भी उन्होंने बराबर नहीं किया। ये कहां का इंसाफ है, मुझे आप बताइए। जिसके चलते हमारे लोग जो है आज भी निराश हैं। सबसे बड़ी मुसीबत का जो सामना है वो हमारे यहाँ बॉर्डर बेल्ट के लोग करते हैं। आरएसपुरा का जो क्षेत्र है हमारा, जैसे पूरा बॉर्डर है, ये काफी जो है परेशान है। हमारे नौजवान आज दर बदर हैं इस चीज को लेके। और आपको ये बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से 46.7% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आज हमारे जम्मू कश्मीर की दर्ज की है। ये मिला हमें तोहफा। क्या हमें जम्मू कश्मीर को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ही बढ़ते जाना है? ऐसा नहीं करना। हमें अपने यूथ को आगे बढ़ाना है और यूथ को आगे लेके जाना है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान आज खज्जल हैं, रोडों पे हैं, मारे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। मुझे बताइए, ये है हमारा जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर को बनाया आपने। मैं कहना चाहता हूं हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से प्लीज जितना हो सके, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ जो है एक हरियाली की तरह जैसे था वैसे ही रहने दें। इसके साथ जैसा भी कुछ इसमें गलत हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करें। यही हमसे आपकी गुजारिश है। अच्छा सन्नीकांत जी, एक मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। ये जो जब भाजपा सत्ता में आए थे उसने कहा था कि इतनी नौकरियों का पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा, सभी को नौकरी मिलेगी, सभी को बराबर का हक मिलेगा, हर एक बंदे को हम बराबर का दर्जा देंगे। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से तो यहाँ पर इतनी महंगाई भी बहुत बढ़ी है और सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आज देखो हर कोई जो आदमी डेली बेजर है, जब कोई भी आदमी काम कर रहा है वो रोडों पर है, वो सड़कों पर है। क्या जहाँ पर सरकार का ध्यान नहीं जाता? जब यही बात मानिए प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से लोग करने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं चिंता नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे। एक घर का बुजुर्ग आदमी है, उसका बेटा ओवर एज हो रहा है, वो चिंता क्यों ना करे? देखो, चिंता वो कहते हैं किसी को नहीं करनी, लेकिन उन्हें चिंता करने के बजाय लोगों को चिंता करवा दी है। एक दिन बोलते भी हैं कि आऊं बैठे ना, ये आऊं बैठे ना ही बोलते हैं। एक गांधीनगर में हमारे एक डेली विजर्स की बहुत बड़ी रैली हुई। उस रैली में ये वहां पे खड़े हो गए। तब मैंने वहां पे बोला, ये कहते थे आऊं बैठे ना, आज बोलेंगे आऊं खड़ा हो गया। तो आऊं खड़ा होने के बाद भी इन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मैं एलजी साहब के पास जाऊंगा, आपका 2 दिन में मसला हल कराऊंगा। सर 2 महीने हो चुके हैं, वो बेचारे तब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसे झूठे आश्वासन ना दीजिए आप लोग। अगर लोगों को देखिए, 2014 में लोगों ने बड़े चाव से बीजेपी को वोट दिया, बड़े अच्छे तरीके से अपने जो 25 एमएलए हैं जम्मू में लाए, और उन 25 एमएलए ने क्या दिया हम लोगों को? ये सिला दिया। अगर हमारी स्टेट रियासत थी, अगर वही 25 एमएलए खड़े हो जाते अपनी स्टेट को ना गंवाने के लिए, बोलते कि हमें हमारी रियासत जैसी है वैसी रहने दो, लेकिन हम अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अपनी एमएलए पद से इस्तीफा देंगे, वो 25 एमएलए आज की डेट में 75 के 75 सीट लेते, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खड़े होते। लेकिन वो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। दूसरी बात, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी बढ़ी, कम नहीं हुई। मुझे बताइए, कभी जम्मू कश्मीर में 46.7% आज तक अनएम्प्लॉयमेंट हुई? ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, आज उस ताज का जो बेरोजगारी का ताज है वो सबसे हिंदुस्तान से ऊपर ही दिया गया। ये हमें गिफ्ट मिला जम्मू कश्मीर वालों को। हमारे बॉर्डर बटालियन के, बीएसएफ के बच्चे, डेली विजर्स, हमारे एनएचएम के, हमारे डॉक्टर्स के, हमारे डेंटल्स, हमारे अपने रहबर खेल, हमारे अपने बीटीज, हमारे कितने क्या क्या समस्या हैं जो हम आपको बता सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम में है, किस तरीके से इसको हल किया जाए। ये किनको सोचना है? जो हमारी सेंटर की सरकारें हैं, जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन तो भाई साहब ये तो एक बाबूशाही और तानाशाही वाले एडमिनिस्ट्रेशन है। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखता है पैसा और अपनी शान शौकत। गरीब आदमी इनको नहीं दिखता, मजलूम इनको नहीं दिखते। अगर दिखते होते तो किसी को दरवाजे बंद करके अपने अंदर दफ्तरों में काम नहीं करते। गरीब इनके बाहर बैठ के इनका इंतजार नहीं करता। आप देख सकते हैं, किसी गरीब को इनसे मिलने जाना हो, किसी गांव के आदमी से मिलने जाना हो, तो इनको अंदर एंट्री है ही नहीं। मुझे बताइए किस तरीके से ये लोगों के प्रति काम करने वाले हैं? कोई सिफारिश करके अंदर जाए, उनसे मिलने के लिए इनको टाइम है, वरना ऐसे वो नहीं मिल सकते। ये कहां का इंसाफ है? ये है पब्लिक के साथ काम करने वाले। और जो बैठे हैं अधिकारी, ये पब्लिक के सर्वेंट हैं, ये पब्लिक के नौकर हैं। तो पब्लिक अगर इनके साथ ऐसा अच्छा इनके लिए सोचती है, तो ये क्या इनके लिए ऐसा सोचेंगे? तो पब्लिक आने वाले इलेक्शन में इनको दिखाएगी। जो बैठे हैं इनको पता चलेगा कि कैसे खड़े होते हैं। तो आज हमारे साथ थे सन्नीकांत जी, जो अपनी पार्टी से हैं। देखते रहिए सत्य लकीर। मैं हूँ राकेश। जय हिंद, जय भारत।